हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड बेन बॉन्ड पैरामीटर में हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है इसके बारे में। नेक्स्ट एक टर्म रेजोनेंस। व्हाट इज़ रेजोनेंस? रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब पहले हम लुईस स्ट्रक्चर से शो करते थे, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है किसी भी एटम या एलिमेंट या मॉलिक्यूल का, उसको शो करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको क्या करते थे, डॉट से शो करते थे। बट किसी भी मॉलिक्यूल का एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर शो करना एक सही नहीं होता। बट एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली उसको देखा गया कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, वो डिफरेंट आती है। अगर हम लुईस स्ट्रक्चर किसी का करें कि किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है और किसी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक्सपेरिमेंटली वो सही साबित नहीं हुई, तो इसलिए रेजोनेंस की जरूरत पड़ी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज़ रेजोनेंस? व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। जब किसी मॉलिक्यूल को किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कैन बी डिस्क्राइब, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कैन बी डिस्क्राइब बाय टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर, कि दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को। देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज सेट टू बी अ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि वो बीच का कोई स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिड का मतलब दो स्ट्रक्चर हैं तो उनके बीच का कोई स्ट्रक्चर है, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे ऑफ द मॉलिक्यूल। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग डबल हेडेड एरो। इनको हम जब किसी भी स्ट्रक्चर को शो करेंगे तो उनके बीच में डबल हेडेड एरो, यानी कि एरो में हेड लगे होंगे दोनों साइड। फॉर एग्जाम्पल, हम ओजोन की बात करें, ओजोन का जब लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं कंबाइंड टू फॉर्म द O3 ओजोन मॉलिक्यूल। ए को अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन सेंटर ऑक्सीजन है, ये इसके साइड वाले एंडिंग ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जिसमें इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, 121 पिकोमीटर। और इस वाले ऑक्सीजन से क्या सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसकी है 148 पिकोमीटर या सेंटीमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है। और इसके इलेक्ट्रॉन जितने हैं, इसने अब यहाँ पे दो दो की शेयरिंग करी है, तो 4 इसकी वैलेंसी, 4 और 2 6 और 2 8। ऐसे हम इसकी बात करें सेंटर ऑक्सीजन की, 2 की पेयरिंग यहाँ हुई है तो कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6, एक की पेयरिंग यहाँ 8 इनके कंप्लीट हैं। इसका कोई अनदर स्ट्रक्चर है, अगर इसका लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे एक और, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। सेकंड केस में इसका सेकंड स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो ये यहाँ पे 121 पिकोमीटर हो जाएगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ 148 सेंटीमीटर। देन इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग नहीं होती। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो उनकी बॉन्ड लेंथ 121 है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 148 सेंटीमीटर आ रही है। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ऑक्सीजन के जो बीच की बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती है 128 पिकोमीटर, चाहे वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, चाहे वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए। तब कहा गया कि इनके बीच की कोई ऐसी स्टेज होती है जो एक हाइब्रिड की तरह होती है, कि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी होता है, पार्शियली यहाँ पर भी होता है, इसीलिए इनकी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ सिमिलर होती है। और इनके बीच की होगी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड की कितनी है, 121, और सिंगल बॉन्ड की 148। तो जो ये वाली आई है हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ है 128 है, यानी कि इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ आती है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिससे हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट एग्जांपल CO2। इन द लुईस स्ट्रक्चर कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन बाय द डबल बॉन्डेड और शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, ये टू इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है टू द बोथ द ऑक्सीजन एटम। एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ क्या देखी गई, वैसे इनकी बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन के पास जो डबल बॉन्ड है वो 122 पिकोमीटर आती है। बट कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है तो 110 पिकोमीटर आती है। एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ इन CO2 मॉलिक्यूल में कितनी आई है,
115 पिकोमीटर। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो CO2 बॉन्ड में हर एक बॉन्ड लेंथ यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 115 आती है। एक्चुअल में होता क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 122 एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच की होती है 110 पिकोमीटर। तो इट मीन्स क्या है कि ये ना तो प्योरली डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म करता है ना ही ट्रिपल बॉन्डेड फॉर्म कंपाउंड करता है। तो यानी कि कोई रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरीके से इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो सकते हैं, डबल डबल शेयरिंग, ये ऑक्सीजन दो की शेयरिंग, और इसका एक और स्ट्रक्चर हो सकता है एक ऑक्सीजन के साथ ये 3 की शेयरिंग करे और के साथ एक की शेयरिंग। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा क्योंकि 3 की शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गिव दे रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज इन दिस ऑक्सीजन एटम। इसका एक और, अब ये डबल हेडेड एरो है, इट मीन्स ये भी एक इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो इस केस में अब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया, यानी कि 3 की शेयरिंग इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी और इसके साथ 1 की शेयरिंग इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। सिमिलरली SO2 मॉलिक्यूल में सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करता है, एक तो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं रेजोनेंट, एक बार डबल बॉन्डेड फॉर्म यानी कि 2 की शेयरिंग इस वाले ऑक्सीजन के साथ करे और एक बार इसके साथ। तो इस तरीके से इनके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। Then what is resonance energy? It is the difference between the actual bond energy of the molecule. रेजोनेंस एनर्जी जो है वो डिफरेंस होती है किसके बीच का, जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी हो मॉलिक्यूल की वो, एंड द मोस्ट स्टेबल ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्योंकि कितनी भी हो सकती हैं, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो उसमें से जो सबसे स्टेबल वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी को माइनस करते हैं एक्चुअल एनर्जी से, मॉलिक्यूल की एक्चुअल एनर्जी से मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी को माइनस करते हैं, तब हमारी रेजोनेंस एनर्जी आती है। अब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, हैविंग लीस्ट एनर्जी, जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है। आपको पता है लोअर एनर्जी में स्टेबल होते हैं कंपाउंड और हायर एनर्जी में अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबल कब होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब उसकी एनर्जी लीस्ट होगी। तो फार्मूला विल बी resonance energy equals to actual bond energy minus energy of the most stable of the resonating structure. Then the characteristics of the resonance. अब characteristics क्या है, resonance कैसे हम पता लगाते हैं। The contributing structure do not have real existence. ये जो structure हम form कर रहे हैं resonance के, ये real में होते नहीं हैं, ठीक है। Do not have real existence. These are only imaginary propose. ये केवल imaginary हैं। टू हैव द, क्यों इमेजिनरी है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को। सेकेंड विल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो बॉन्ड लेंथ होती है बिकम्स इक्वल। मैंने आपको बताया अभी इनके बीच की रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है, उनके बीच की लेंथ होती है। अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों हैं तो उनके बीच की बॉन्ड लेंथ होगी। तो थर्ड इज द रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ लोअर एनर्जी एंड द ग्रेटर स्टेबिलिटी। रेजोनेंस हाइब्रिड लोअर एनर्जी होती है और स्टेबिलिटी उसकी ग्रेटर होती है। फोर्थ इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, नॉट प्रैक्टिकली। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स व्हेन अ कोवेलेंट। पोलैरिटी का मतलब होता है कोई आयनिक कैरेक्टर डेवलप होना, ठीक है। अब पोलैरिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब आयनिक कंपाउंड्स में तो पोलैरिटी ऑलरेडी होती ही है क्योंकि उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन फॉर्म होते हैं, तो पोलैरिटी वो तो पोलर होते हैं। बट इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनमें कैसे पोलैरिटी होगी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में तो कोई आयनिक कैरेक्टर आपने देखा ही नहीं है, प्लस और माइनस का कोई साइन डेवलप नहीं होता है, तो उसमें कैसे पोलैरिटी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर एटम। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन 2 सिमिलर एटम, मतलब एक जैसे अपने ही एटम के साथ, एक एलिमेंट है कोई, वो अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, पेयरिंग करता है या बॉन्डिंग करता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्टेड। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, जो पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, वो एक दूसरे से इक्वली उसको अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन सिमिलर एटम है,
तो व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्टेड, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए वो इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही हम Cl की बात करें, Cl2 एटम की, तो Cl2 एटम में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी डेवलप ही नहीं होती, क्योंकि फिर प्लस माइनस चार्ज कब डेवलप होगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करे ज़्यादा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, कोई लूज़ करे अपने इलेक्ट्रॉन को तो प्लस चार्ज आता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिमिलर एटम है तो इक्वली फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, तो कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड को व्हेन एटम इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू सिमिलर एटम, दीज आर द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अनदर केस ऑन द अदर हैंड, इफ द एटम फॉर्मिंग बॉन्ड आर डिफरेंट, अगर एटम फॉर्म हो रहा हो डिफरेंट एटम के बीच में, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, अब डिफरेंट एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होंगी, तो वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिफरेंटली फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ टू एटम में डिफर, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी? डिफर होगी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिस्प्लेस्ड, अब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे? जो हैविंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा। अब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो लूज़ कर रहा है, मतलब जिससे दूर भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो उसको हम पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, अब HCl ये डिफरेंट एटम है, कोई सिमिलर एटम तो नहीं है। H और Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दी है, तो उसमें आपने अगर देखा हो तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और क्लोरीन की होती है 3.0। तो क्लोरीन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये अपने दोनों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ी अपनी साइड क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये जो पेयर है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज Cl पर, और हाइड्रोजन पर कैसा आता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, माइनस डेल और प्लस डेल बोलते हैं। क्लोरीन एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल एक्वायर द स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली BrCl में क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज और Br पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे ही हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस पर प्लस हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज प्लस डेल, और इस वाले हाइड्रोजन पे प्लस डेल और इस पे माइनस डेल, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस डेल लिखा है, यानी कि दो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए हैं। ऐसे ही HF में भी F है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो उस पर माइनस डेवलप होगा और इस पर प्लस डेल। तो सच मॉलिक्यूल हैविंग टू अपोजिटली चार्ज, ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होंगे? 2 अपोजिटली चार्ज डेवलप होंगे, कॉल्ड पोल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। द बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ग्रेटर द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम फॉर्मिंग द बॉन्ड, ग्रेटर विल बी चार्ज सेपरेशन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो चार्ज सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, हैंस ग्रेटर पोलैरिटी, तो उतना ज़्यादा हमारा मॉलिक्यूल पोलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक डाइपोल मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। ये आपको दिख रहा है म्यू साइन, इस तरीके से इसको करते हैं म्यू। इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल के केस में हम बात कर रहे हैं अभी। द डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस बाय अ टर्म ऑफ नोन एज डाइपोल मोमेंट। जब पोलैरिटी, कितनी पोलैरिटी है किसी मॉलिक्यूल में, उसकी डिग्री का पता लगाना डाइपोल मोमेंट होता है। अभी हमने आपको क्या बताया कि पोलर क्या होता है, पोलर नेचर कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे डेवलप होता है, डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब कितना डेवलप हो रहा है पोलैरिटी किसी मॉलिक्यूल में, वो डाइपोल मोमेंट बताता है। इट इज़ एक्सप्रेस एज द म्यू and it is known as a dipole moment.
डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब हम इस डायपोल मोमेंट को निकालते कैसे हैं, ये एक प्रोडक्ट है किसका, चार्ज का, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना डेवलप हो रहा है, एंड द डिस्टेंस है, उन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट। इट इज एक्सप्रेस एज म्यू। म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डू। क्यू इज द चार्ज इन द एनी ऑफ द मैटर एटम एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। ठीक है, क्यू डी इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेट डायपोल मोमेंट को ऑब्जर्व करने का या कैलकुलेट करने का। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। और रिप्रेजेंट जब हम करते हैं, ठीक है, इसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, या यूँ भी कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये मूव करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल एरो। फॉर एग्जाम्पल HCl। HCl में अगर हम बात करें तो डायपोल मोमेंट को हम शो कैसे करते हैं, HCl, H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, और बीच में से ये डायपोल मोमेंट को डेवलप करते हैं। म्यू नेट। अब म्यू नेट क्या है, ओवरऑल जितना भी डायपोल मोमेंट है वो म्यू नेट हुआ। अगर म्यू नेट की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, अगर म्यू नेट की वैल्यू ज़ीरो आती है तब हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और अगर म्यू नेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है तो पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अगर म्यू डायपोल मोमेंट नेट की वैल्यू आपकी ज़ीरो आती है तो नॉन पोलर, इट्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो डिलिवरली पोलर। CO2 फॉर एग्जांपल CO2 की हम बात करें तो CO2 में आप देख रहे हैं वेक्टर डेवलप हो रहा है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव वेक्टर डायपोल मोमेंट डेवलप होगा। इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ से यहाँ की तरफ, तो प्लस जब इधर से गया एक प्लस का डेल्टा, ठीक है, डेवलप हुआ, यहाँ पर इसकी वजह से माइनस डेल्टा। अब इसकी तरफ वेक्टर मूव किया है या डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ है तो इसमें एक और प्लस, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है। म्यू नेट यानी कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो इट मीन्स CO2 इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देन इन मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल की हम बात करें, कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं होता, तो वो तो नॉन पोलर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल H2Cl2 Br2, ठीक है, ये सारे के कैसे हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, एटम सेम होते हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, इक्वली फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इनका म्यू नेट या म्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है, और इनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सेकेंड इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है इट मीन्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल HCl, HBr, HI, HF। आप HCl की बात करें तो HCl में देखिए Cl इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, ऐसी Br, ऐसी HI और HF में। तो जब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से वेक्टर की वैल्यू जब एवरेज हम वेक्टर या डायपोल मोमेंट की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसमें पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट है डायपोल मोमेंट, तो म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें ज़ीरो नहीं आ रही है वैल्यू, तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। अब हम बात करें इनकी पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किस में डेवलपमेंट होगी, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव या चार्ज पर, चार्ज सेपरेशन किस में होगा ज़्यादा, तो HF, ठीक है, HF की पोलैरिटी ज़्यादा है, उसके बाद HCl की, इनका ऑर्डर लिखा है, उसके बाद HBr की, उसके बाद HI की। नेक्स्ट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने एक से ज़्यादा जिसमें एटम्स हो। फॉर एग्जांपल AB2 टाइप, हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं AB2 टाइप। AB2 टाइप के कौन कौन से एग्जांपल है, BeCl2, CO2 एंड C2H2, ठीक है। फॉर एग्जांपल BeCl2 का एग्जांपल लेते हैं, तो BeCl2। अब इसमें देखिए आप, BCl जो है वो बेरिलियम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से इधर की तरफ डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हमेशा नेगेटिव की तरफ
डायपोल मोमेंट मूव करेगा या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, डिस्प्लेस होंगे। ऐसे इस तरीके से इसमें तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो म्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। अब ये याद रखना है आपको, कैसे आप याद करेंगे कि सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक हैं और सिमिलर एटम से सराउंडेड हैं, यहाँ पे देखिए Cl है और Cl है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, सराउंडेड एटम सेम है, तो उसने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल आउट किया। सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और सराउंडिंग एटम आर सेम, अगर सेम है देन म्यू विल बी ज़ीरो, यानी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। और डायपोल मोमेंट जब जीरो होता है तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर हैविंग नो लोन पेयर। ये कौन से केस में, जब मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर ना हो, ठीक है। अब लोन पेयर जब प्रेजेंट हो जाता है तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट AB3 टाइप, AB3 टाइप के एग्जांपल है BF3, BBr3, BI3। अब ये वो वाला केस पढ़ रहे हैं हम, सिमेट्रिक का ही केस पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में AB3 टाइप का, और उसमें हैविंग नो लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर जब ना हो तो सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे देखिए आप BF3 का एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो ये B है, F फ्लोरीन और ये फ्लोरीन से कंबाइन है। अब ये इक्वली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सराउंडेड एटम भी सेम है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो इक्वल एफिनिटी के साथ या इक्वल फोर्स के साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, इट मीन्स म्यू विल बी, यानी डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। हैविंग, ये केस कौन सा है, हैविंग नो लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर ना हो। अब इस कंडीशन में लोन पेयर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल NH3 के केस में, NH3 भी इसी का एग्जांपल है, बट उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, NH3 हैविंग लोन पेयर, सो म्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो म्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, इट विल बी पोलर। तो अमोनिया जो है वो पोलर होता है। कैसे, अगर आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन से देखिए यहाँ पे कैसे है, हाइड्रोजन H सिमेट्रिकल है, सराउंडेड एटम भी सिमिलर हैं, ठीक है, सेम है, सिमिलर सराउंडेड एटम, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, सिमिलर एटम है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, वेक्टर डेवलप इस साइड होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस साइड से। और यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से एक ही डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट, म्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कैंसिल हो जाती है, बट यहाँ पे म्यू की वैल्यू यानी कि डायपोल मोमेंट जो है, चार्ज सेपरेशन है, वो ज़ीरो नहीं होगा। इसकी वजह से यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 लिए, 3 नेगेटिव, यानी कि 3 का डेल्टा माइनस, एंड एक गिवन दे रहा है उसकी तरफ, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से एक प्लस का आता है। तो ओवरऑल जो नाइट्रोजन पर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो है 2 पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या है, ज़ीरो तो आई नहीं, तो इसलिए पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट AB4 टाइप फॉर एग्जांपल CCl4, CH4 एंड SiO4। अब ये वो वाले केस हम पढ़ रहे हैं जिसमें नॉन पोलर वाले हैं। कैसे, सिमिलर एटम है, ठीक है, सराउंडेड एटम भी सिमिलर हैं, म्यू विल बी हैविंग लोन पेयर, और इसमें लोन पेयर भी कोई प्रेजेंट नहीं है। CCl4, CH4 एंड SiF4 में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से जब डायपोल मोमेंट डेवलप होगा तो कार्बन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो किस तरीके से डायपोल डेवलप होगा, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जितना भी प्लस का 4 अगर डेवलप हो रहा है, +4 डेल, और ये -1 तो पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, तो म्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती है। हैविंग लोन पेयर, क्योंकि इसमें लोन पेयर कोई प्रेजेंट नहीं है। सिमेट्रिकल सराउंडेड एटम आर सो सेम, हैविंग नो लोन पेयर, द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल CHCl3 हैविंग सराउंडेड एटम, इसमें देखिए सराउंडिंग एटम HCl3, 3 Cl है और एक हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से डिफरेंट है ये सराउंडेड एटम, तो म्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, जिसकी वजह से ये पोलर होता है, क्लोरोफॉर्म आपका पोलर होता है। नेक्स्ट इज यूनिट, कि डायपोल मोमेंट की यूनिट कैसे होती है। यूनिट म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी, Q इज द इन एक्सप्रेस एज 10⁻⁻10 ESU, E इज द इलेक्ट्रो
एस इज स्टैटिक यूनिट। हम यहाँ पर म्यू को या डायपोल मोमेंट को ESU या चार्ज को यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम शो करेंगे। एंड D इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द टू सेपरेट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव अबाउट 10⁻⁸ सेंटीमीटर। वैन एंगस्ट्रॉम में आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज़ दी होंगी तो आपको सेंटीमीटर में चेंज करनी पड़ेगी। तो एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो म्यू की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं 10⁻10 इंटू 10⁻8 दैट इज़ 10⁻18 ESU यूनिट। इट इज़ कॉल्ड 1 dBi, यानी कि डायपोल मोमेंट को आप जब मेज़र करेंगे या यूनिट लिखेंगे 1 dBi लिखेंगे या 1D। तो 1D इक्वल्स टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। दैन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात तो अभी मैंने आपको बता दी, ये इसकी वजह से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। सेकेंड चीज़ डिग्री ऑफ पोलैरिटी, कितनी पोलैरिटी आई है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि परसेंटेज, यानी कि आयनिक करैक्टर कितना आया है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में। जो मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है उसमें कितना आयनिक करैक्टर है, वही तो है डिग्री ऑफ पोलैरिटी। थर्ड इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप के बारे में भी बताता है। आयनिक करैक्टर इन अ मॉलिक्यूल और कितना आयनिक करैक्टर है। पोलैरिटी का मतलब पोलैरिटी डिग्री बताना और आयनिक करैक्टर इन अ मॉलिक्यूल दोनों एक ही चीज़ है। डायपोल मोमेंट से हमें आयनिक करैक्टर भी पता चलता है और डिग्री ऑफ पोलैरिटी भी पता चलती है। द परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, आयनिक करैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। अब जो फोर्थ वाला इसका इंपॉर्टेंस था कि आयनिक करैक्टर हम कैसे निकालें किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में। रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट टू द डायपोल मोमेंट टू द कंप्लीट इलेक्ट्रो ट्रांसफर 100% आयनिक करैक्टर। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी बॉन्ड 100% कोई आयनिक नहीं होता और 100% कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में भी कुछ कोवेलेंट करैक्टर होता है और कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक करैक्टर होता है, कुछ परसेंट। फॉर एग्जाम्पल इन HCl मॉलिक्यूल द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट इज़ 1.07 D, यानी कि डायपोल मोमेंट कितना ऑब्जर्व किया गया है 1.07 dBi। एंड इस बॉन्ड लेंथ, उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है 1.275 एंगस्ट्रॉम। एज्यूमिंग 100% आयनिक करैक्टर द चार्ज डेवलप ऑन HNCl एटम वुड बी 4.8। जो इनके बीच का चार्ज डेवलप हुआ है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। देयरफॉर डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करैक्टर के लिए विल बी, क्या निकालेंगे हम, आयनिक करैक्टर निकाल रहे हैं म्यू आयनिक इक्वल्स टू Q इंटू डी। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। Q की वैल्यू गिवन थी 4.8 इंटू 10⁻10 ESU एंड D इज़ द 1.275 एंगोस्ट्रॉम है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इंटू 10⁻8 से मल्टीप्लाई करके। तो सॉल्व करके आएगा 6.12 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और इसे हम dBi में भी लिख सकते हैं। ESU सेंटीमीटर को dBi ही बोलते हैं। 6.12 dBi। परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट कितना ऑब्जर्व्ड है। अब हमें आयनिक करैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, ऑब्जर्व जितना डायपोल मोमेंट हमें गिवन है वो दिया होता है, ठीक है, वो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, अपॉन डायपोल मोमेंट फॉर कंप्लीट आयनिक करैक्टर, कि आयनिक करैक्टर के लिए एक कंप्लीट डायपोल मोमेंट के लिए कितना आयनिक करैक्टर है इनटू 100। ये परसेंटेज आयनिक करैक्टर के निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो 1.07 आपको गिवन था ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, देन अपॉन आपने कितना आयनिक करैक्टर निकाला है डायपोल मोमेंट के थ्रू, तो 6.12 और इंटू 100 इक्वल्स टू 17.48% आयनिक करैक्टर। इस तरीके से हम फॉर्मूले से परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालते हैं किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट बॉन्ड में। ये आपका डायपोल मोमेंट वाला कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।